जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10 के पूरा पेपर के बारे में। लास्ट तक जरूर बनी रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या कह रहा है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और ये पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। मैं आपको बताया था जिस पे जितनी पावर होगी उसका उतना क्या होगा, मान होगा। तो इसके पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 में से क्या घटा लेंगे, 12 को। तो हमने आपको बताया था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 12 मतलब -5। -5 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx+c का विविधकर का मान शून्य है तो द्विघात समीकरण के, देखिए हमने आपको विविधकर बताया था, अगर विविधकर शून्य होता है तो आपको बताया था हमने क्या, कि अगर d = 0 हो जाए तो होता है b² - 4ac। ये एक फार्मूला बताया था द्विघात समीकरण में। चलिए समझते क्या था फार्मूला अपने पास। तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, यही तो बताया था। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, एक वृत्त पे हम लोग कम से कम एक ही रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श का मतलब जो छू के जाए। तो 1, 2, 0, अपरिमित से अनेक। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहाँ एक ही रेखा छू रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत है। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो बहुपदों का योग, दो बहुपदों का योग क्या कहलाता है, पहला, दो बहुपदों का योग होता है डॉट डॉट है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नॉट की प्रायिकता क्या होती है, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक क्या होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बहुपद भराएगा, दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। ऑप्शन नंबर 2 में एक भराएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था PE प्लस PE बार इक्वल टू 1 होता है। मतलब होने और न होने की घटनाओं का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। तीसरा, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम अधिकतम कितने मान होते हैं, 2 होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम मान कितने हो सकते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ क्या भराएगा, 2। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माध्यकों का संबंध है। देखिए, ये था, मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला था, केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्यकों का माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर। जो 3 माध्यक बराबर होता है, ये फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर। अपने पास ये वहाँ से स्टैटिक से है, मतलब सांख्यिकी से लिया गया है उस चैप्टर से, और सांख्यिकी चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। 3 माध्यक जो बराबर होगा वो 2 माध्य बराबर बहुलक के होता है। मतलब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये जो अपने पास दिखा है 3 माध्य बराबर, तो आपको लिख देना है 2 माध्य माइनस बहुलक। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसको भेज देंगे, क्या हो जाएगा उधर प्लस, क्योंकि बहुलक प्लस था ऑलरेडी, वहाँ जाएगा ये 2 माध्य क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ देखिए 2 माध्य निकालना है ना, तो हम इसको बहुलक किधर ले लेते हैं और 2 माध्य को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अपने पास बहुलक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं बहुलक -2 माध्य। ठीक, समझ गए। मतलब जिसको निकालना है उसको भेज देते हैं। सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, मैं आपको बताया था कि उनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, ये कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में, और जरूर लास्ट जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लाया हूँ। सत्य और असत्य बताना है इसमें। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य भाई। वह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, सही बात है। बाह्य बिंदु के लिए 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अगर जब इनको आप घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर सेम नहीं है। ठीक, यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है, तो ये समांतर नहीं है, गलत है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, सही बात है। बिंदु P x, y की मूल बिंदु से रूट में x² प्लस y² की दूरी होती है, सही बात है। ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा। तो एक ही ऑप्शन क्या था, गलत था। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और स्टेटस लगाइएगा, और जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये पूरा फुल वीडियो लगभग 1 घंटा तक जाएगा। इसमें आपको सब मैं बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर से कितना आएगा।
देखिए सही जोड़े बनाइए, स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी दिया है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है, तो ए का चला जाएगा डी के साथ। टेन 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, आपको बताया था, तो ये चला जाएगा इसमें। और 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में लिखिए, मतलब आपको एक वाक्य में लिखना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, आपको बताया गया था। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, मतलब एक शब्द में लिखना है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, पहले देखिए कितने पॉइंट दिए इसमें, 5 दिए, तो पाँचों को लिख लेते हैं पहले पॉइंट वाइज, फिर एक एक को लिख देते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? πr²। यदि x + y = 5 और x = 1 है, तो y का मान क्या होगा? x की जगह इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा y का मान क्या आ जाएगा? 5 - 1 मीन्स 4। 1 रखेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे y का मान, इसको घटा लेंगे उधर जाके, तो 5 - 1 मीन्स 4। y = क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। देखिए गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन आपको याद होना चाहिए, 4/3 πr³ होता है। वृत्त के वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। देखिए बहुलक अभी मैं आगे बताऊंगा, एग्जाम में आता भी है। बहुलक = होगा L + CF - CF1 - F0 × 2F1 - F0 - FR। F1 कर लेते हैं, जिसको इसको अभी मैं डिटेल बताऊंगा पीछे भी। वृत्त की त्रिज्या के लिए परिभाषा बताना है, वृत्त त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखिए। तो देखिए वृत्त त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होती है? 5वां, वृत्त के अंतर्गत, ठीक है, अगर हम लोग की हुई वृत्त के अंदर या अंतर्गत त्रिज्या के द्वारा, वृत्त के अंदर त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब वृत्त के अंदर त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। अगर यहाँ पूछा होता सूत्र लिखना है तो हम लिख देते हैं, क्या होता है फार्मूला? क्या होता है? θ/360 πr² होता है। ठीक है, यहाँ हमसे पूछा नहीं है फार्मूला, तो हम फार्मूला लिखने वाले नहीं, क्योंकि परिभाषा बोल रहा था, परिभाषा लिख दिए। ठीक, चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए जो ये होगा, ये लघु होता है, वो क्या होगा? ये दीर्घ होता है। जब आप वृत्त को 2 भागों में पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक दीर्घ वृत्त होता है, एक लघु वृत्त होता है। संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मैं इसको बहुत डिटेल से बताया हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहाँ देख लेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या करना? किससे किससे कटेगा? 2 से काटेंगे 70 बार हो जाएगा, 2 से काटेंगे 35 हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे 7 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 × 2 × 5 × 7 होगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। और में दिया है संख्या 8, 9। अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो अथवा वाला क्वेश्चन देखा जाए, तो 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना हो, तो आप अलग अलग काट सकते हैं और एक ही भी काट सकते हैं, या मैं अपनी सुविधा के लिए अलग अलग काटूंगा। 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। 9 को लिखूंगा 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2। ऐसे 25 को लिख सकते हैं क्या? 5 × 5 मतलब 5 की पावर 2। अब देखिए इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो क्या करेंगे? सबका आपस में मल्टीपल कर देंगे। ठीक, 8 का 9 के साथ, जो भी आएगा उसके साथ 25 के साथ, तो अपने पास हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 8 × 9 × 25। ओवरऑल जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 × 9 आएगा, तो मतलब 180 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में आपको किसी न किसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा। दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, और वही b/a का मान दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, कितना? -3। और अल्फा × बीटा शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का जो गुणनफल होता है साथियों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी बाई ए का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। अब कह रहा है द्विघात समीकरण क्या होगा, मतलब बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हमने बताया था फार्मूला आपको। द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0। देन हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे। अपने पास जो रिजल्ट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए अगर यहाँ पे बोला होता द्विघात समीकरण बनाइए तो लिखते 0, बहुपद बोला 0 नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया है तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या होगी। ग्राफ तो y एक्सिस को काट रहा है, इसलिए यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी क्या होगी, 0 होगी। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 3, 2, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। देखिए आपके पास मान लेते 2 बिंदु हैं, 2, 3, अगला बिंदु क्या है 4, 1। ठीक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का हमने फार्मूला बताया था, d इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना है, अगर आप x1 ले रहे हैं तो वहाँ पे y1 लेंगे, अगर x2 लेंगे तो y2 लेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 प्लस 4 मतलब 8 हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 रूट में 2। ठीक, इस 8 को क्या लिखेंगे, 2 रूट के अंदर 2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान देना, 8 को हमने कैसे लिखा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 1 का 2। और जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर 1 बना 1 नहीं बना, जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर रूट कर रखेंगे, जिसका बन जाएगा उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक, 2 बिंदु x1, y1, x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को AB के अनुपात में m अनुपात यानी के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करें तो निर्देशांक लिखिए। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मान लेते हैं आपके पास 2 बिंदु हैं A और B, जिसपे A1 का जो बिंदु है x1 y1 है और B जो है x2 है और y2 है। इस AB रेखाखंड को m अनुपात यानी के अनुपात में क्या कर रहा है, कोई डिवाइड कर रहा है, जिसका मध्य बिंदु को जो निर्देशांक है वो x और y है। तो इसके लिए देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, विभाजन सूत्र जिसको बोले थे। ठीक, विभाजन सूत्र से अगर देखा जाए तो अपने पास जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी mx1। अगर आप m पहले लिख रहे हैं तो x2 लेना है, फिर क्या करेंगे mx1 प्लस m प्लस n। ठीक, अगर आप y को लिख रहे होंगे तो लिखेंगे my2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपके पास विभाजन का सूत्र, और यहाँ से 4 नंबर का सवाल आएगा। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक बच्चा है, उसके पास 6 पासा है, पासा का मतलब लीडो की गुट्टी। ठीक, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए पासे के अंदर कुल परिमाण कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं भाई, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा तो हो जाएगा 6। जब आप उसको फेंकेगा उसमें से कोई एक ही आएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 बार ए आया है तो 2/6। तो हम आपको बताए थे जब भी आप प्रायिकता की सवाल लिखेंगे नीचे कुल लिखते हैं और ऊपर क्या होता है, अनुकूल घटनाएं। तो ए आने की कुल प्रायिकता कितनी होगी, संभावित घटनाएं या संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अपने पास कुल परिणाम कितना है, परिणाम 6 है कुल। ठीक, कुल परिणाम कितना है 6 और संभावित घटनाएं कितनी है 2 है। तो 2/6 इसको काट देंगे 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब जीतने की प्रायिकता है ये और न जीतने की प्रायिकता क्या है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, संगीता और रेशमा के बारे में रिलेशन लिखेंगे।
ये दोनों क्या हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है, संगीता ने क्या जीता, 0.62, जबकि रेशमा क्या कर रही है, तो रेशमा की प्रायिकता बतानी है। अगर देखा जाए तो हम लोग इसको घटा सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास संगीता कितनी है, संगीता की प्रायिकता है 0.62, तो लिख देंगे 0.62, या सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, जो हम लोग जानते हैं। दिया है, पहले लिख दीजिए। अच्छा, दिया है क्या कि संगीता के पास, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, या संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0 या 0.62, इसको बोलते हैं पीई। अच्छा, अगर हम ये निकाल लें संगीता मैच न जीते तब, अगर संगीता मैच नहीं जीतेगी इसका मतलब रेशमा मैच जीतेगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये हो जाएगी पीई बार, जिसको हम बोले थे संगीता में से क्या करेंगे, संगीता के मैच के हार जाने की प्रायिकता, मतलब अगर दोनों तो मैच जीतेंगे नहीं, कोई एक मैच जीतेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास पीई है उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। हम लोग जानते हैं पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपको मैं बताया था, अभी अभी बताया, पीछे भी बताया आपको, वो उसमें फिल इन द ब्लैंक में। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीई बार का मान निकाल सकते हैं, 1 माइनस पीई, तो क्या कर लेंगे, 1 माइनस 0.62 घटा लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1.0। ठीक, घटाइए इसको, 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 0.28 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक इक्का होगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपके जो गड्डियाँ होती हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं। देखिए, कुल पत्ते होते हैं 52, इसमें 26 जोड़े, इसमें भी 26 जोड़े। ठीक है, अगर देखा जाए तो 13 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग 4 पार्ट में। ठीक, यहाँ पे भी 13 होता है, यहाँ भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। ठीक है, अब ध्यान देना है कि अपने पास इसमें इक्का कितना होता है, इक्का एक एक सब में होगा। ठीक, और अगर बात करें तो अगर एक में इक्का एक है तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 इक्का हो जाएगा, तो कुल अपने पास 52 है। ठीक है, कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इक्का आने की प्रायिकता, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्का आने की प्रायिकता है, इक्का आने की प्रायिकता जो होगी, पहले क्या करते हैं, कुल घटनाएं नीचे लिखते हैं और जो घटित होती है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा 4 इक्का आएगा, 52 है पूरा, तो हो जाएगा 1/13। ठीक, आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इस सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास बक्से दिए हैं हमेशा आपको प्रायिकता में याद रखना है, सभी चीज़ों को नीचे ऐड करना है, जो बोलेगा उसको ऊपर लिख देना है। ठीक, तो अपने पास बक्से के अंदर नीली, सफ़ेद और लाल, नीली गेंद 3 है, सफ़ेद गेंद 2 है और लाल गेंद कितनी है, 4 है, तो सब गेंदों को लिख देंगे। ठीक, अगर देखा जाए तो इसमें से कुल गेंद कितनी हो गई, तो कुल गेंद हो जाएंगी 3, 2, 5, 4, 9। ठीक, 3 + 2 + 4, 3, 2, 5, 5, 4, 9, कुल गेंद हो गई आपके पास 9। अब इसमें कह रहा है तो इसकी सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद कितनी है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/9। ठीक, तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग लिखते हैं अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना मतलब जो घटित घटनाएं हैं, सफ़ेद गेंद घटित घटनाएं कितनी है, 2 बटे कितना, 9। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा।
देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। आप चाहे वैल्यू पुटिंग से करिए चाहे सॉल्व करिए। कड़ी में 3/2 हो जाएगा 60 अंश का, इसका भी 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा 1/2। ठीक, आपको याद रखना है साइन 60 अंश का मान और साइन 30 अंश का मान। ठीक, तो √3 से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, नीचे एक ऊपर एक आएगा, नीचे आएगा 2 दूना 4, तो एलसीएम क्या जाएगा 4। 4 को 4 में भाग करेंगे आएगा 1, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, 4 से 4 काट देंगे आ जाएगा 1। ठीक, 4/4 मतलब 1। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी का फार्मूला है। तो यदि tan a बराबर 3/4 तो साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है, हम हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं। आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे। लाल बट्टी कक्का हम आपको बताए थे ऑफलाइन क्लास में। लाल का मतलब लंब, ए का मतलब क्या होता है आधार। तो पहला साइन होता है, दूसरा कास, तीसरा टेन, फिर सेक, कोसेक, कॉट, ये सब आपको बताया गया था। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को चाहिए टेन, तो जाएंगे, ये है लंब, ये है क्या है आधार। 4 हो गया लंब, आधार क्या हो गया 3। तो हम लोग जाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, अगर इसको देखा जाए इसका नाम रख सकते हैं ABC। ये आपके पास A, B और C हो जाएगा। ए का मतलब लंब, लंब जिसको आप थीटा मानते हैं उसके सामने क्या होता है हमेशा लंब होता है। 4 लंब हो गया, आधा और हो गया 3, तो कड़ क्या होगा 5 होगा। निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, हम लोग जानते हैं कड़ बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार अपने पास 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक, और लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 16 9 क्या हो जाएगा 25, मीन्स कितना निकलेगा 5। तो यहाँ से हम लोग साइन ए और कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं अतः साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं लंब बटा कड़ होता है। तो अपने पास लंब बटा कड़ हो जाएगा, और लंब क्या हमने अपने पास आया है 4 और कड़ कितना है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो जिसमें आपको दिख रहा होगा कास ए का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है आधार बटे कड़। तो आधार कितना दे रखा है 3, कड़ कितना है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिंदु -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करें। जब भी क्वेश्चन आ जाए किस अनुपात में, तो आपको k/1 मानना है। हमेशा क्या मानना है k/1। तो बिंदु -3, 10, दूसरा बिंदु क्या है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड -1, 6 है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इसको M1/M2 से भी कर सकते हैं और k/1 से भी कर सकते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में M1 M2 का जिक्र न किया गया हो, तो आप k/1 से करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। M1 M2 से करेंगे तो लास्ट में कंपेयर करना पड़ेगा। दो तरीके से कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है x = M1x2 + M2x1 अपान M1 + M2। अभी हमने जो आपको पीछे बताया था m और n के लिए, वही चीज़ है। ठीक, सब वैल्यू को पुटअप कर देंगे। देखिए x का मान कितना है -1, M1 का मान नहीं पता है, x2 का मान है 6 और M2 का मान नहीं पता है, x1 का मान कितना है 1, और नीचे क्या हो जाएगा M1 + M2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आ जाएगा -M1 - M2 = 6M1 - 3M2। अब देखिए M1 M2 को एक तरफ करिए, M1 को M1 के साथ, M2 को M2 के साथ, तो अपने पास आ जाएगा -M1 + 3M2। ठीक, 6M1 + M2। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2M2 और 7M1। तो यहाँ से आ जाएगा M1/M2 का मान 2/7। ठीक, इसका मतलब M1/M2 का मान आ गया 2/7। इसका मतलब M/M2 = 2/7। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपके पास दिए गए क्वेश्चन का
जो रेखाखंड जो विभाजित कर रहा है वही क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अब पाई का मान क्या लेना, 3.14 लीजिए। ठीक, जब क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दे, बोल दे कि ही लेना, तो आपको ही लेना है। चलिए 6 सेमी त्रिज्या बना लेते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। तो देखिए यहाँ पे 60 अंश है, ये 6 सेमी त्रिज्या है। तो आपके पास एक फार्मूला था। फार्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको त्रिज्यखंड की परिभाषा बताई थी, वहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। तो देखिए दिया है, दिया क्या है, कोण क्या दे रखा है, थीटा बराबर 60 अंश। थीटा का मान कितना है, 60 अंश है। और त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं फार्मूला, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, θ/360 πr²। वैल्यू को पुटअप करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। थीटा की जगह 60/360 गुणे पाई की जगह 3.14 गुणे आर का मान 6 गुणे 6। अब देखा जाए तो ये 0 0 काट सकते हैं, 6 के 36, पूरा 36 से काट देंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 84 3.14 में 6 से गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही रिजल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मल्टीपल चॉइस में, यहाँ पे अथवा में पूछा हुआ सवाल है। एक देखिए, दो वृत्त हैं, एक छोटा इससे बड़ा, और जब इनका एक बड़ा हम बना रहे हैं वृत्त तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अलग होगी। तो हम लोग मान लेते हैं इसकी त्रिज्या पहले कितनी है, छोटे वाले की 6 है, बड़े वाले की 8 है, अगले वाले की 10 होगी। चेक कर लेंगे अभी। ठीक, कैसे होगा, देखिए हम लोग जानते हैं इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी इतनी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफलों में इस योग बताना है ना। तो देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 6 दे रखा था, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, मतलब R1 का ही लेंगे हम लोग। दो छोटे वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो बड़े वृत्त की त्रिज्या के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जब हम लोग पहले वाले वृत्त और दूसरे वाले को मिलाएंगे वृत्त को तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, और दोनों छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले की क्या होगी, बराबर होगी। तो आपको पता होना चाहिए पाई, देखिए सब में कॉमन है, तो पाई आप कॉमन लेके क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। ठीक, हमने क्या किया, पाई को कॉमन किया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R। ठीक, 8 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर बराबर कितना, R स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में जोड़ेंगे 64 तो हो जाएगा आपका 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक, सिद्ध कीजिए रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैं प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो अगेन मैं यहाँ बताने वाला हूँ, आप फिर से यहाँ देख लीजिए। ठीक, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको मान लेना कि माना रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उससे आप क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। ठीक है, माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, ये तो दिया है अपरिमेय ना। दूसरा स्टेप क्या करना है, जब भी आप अपरिमेय देगा तो आपको परिमेय मानना है। ठीक, तो इसको कर लेंगे रूट में 3 बराबर P/Q, बट यहाँ कंडीशन है Q ≠ = 0 होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा इनका जो HCF होगा P और Q का 1 होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। मैं वहाँ पे डिटेल बताया हूँ, वहाँ पे आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास हो जाएगा p इक्वल टू रूट में 3q। अगला स्टेप हम आपको बताएं इसका वर्ग करना, तो वर्ग जैसे आप इसको कर देंगे, वर्ग करने पर तो हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है। बात क्या समझनी है, ज़रा समझिए। बात ये समझनी है, यदि आप p स्क्वायर 3 से विभाजित है, अगर जो p स्क्वायर है वो 3 से अगर विभाजित है तो इसका मतलब p जो होगा वो 3 को भी विभाजित करेगा। भाई अगर p स्क्वायर 3 से कट रहा है, मतलब अगर 9 है, 9 का स्क्वायर 81 का 3 से कट रहा है, तो क्या अपने पास 9 3 से नहीं कटेगा? कटेगा, वही बताना चाहता है। तो हमने मान लिया कि माना p इक्वल टू 3r, एक नया नंबर मान लिया, ठीक। और इस नए नंबर को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे वर्ग करके। कहाँ? समीकरण नंबर 2 में या 1 में, जो भी हम लोग मान के कर सकते हैं। यहाँ जरा समझिए, जैसे आप इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखा जाए एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्या बराबर है, इसको 1 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं। अब जैसे आप इसको रखेंगे 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो q स्क्वायर क्या हो गया, 3r स्क्वायर के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ, जिस तरीके से p स्क्वायर 3 से विभाजित है, उसी प्रकार से q स्क्वायर 3 से भी विभाजित होगा, और q जो होगा 3 से ऑलरेडी विभाजित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि तो भाई विरोध कर रहा है कि अगर जिस तरीके से p अगर 3 को डिवाइड कर सकता है, p स्क्वायर भी 3 को कर सकता है, वैसे q स्क्वायर भी 3 को कर रहा है और q भी 3 को कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया आपके पास p और q है, जो दिया गया p और q दोनों ही उसे 3 से विभाजित हो सकते हैं। मतलब p और q दोनों क्या हैं, 3 से विभाजित है, जबकि इनका HCF कितना आएगा, 3 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो रूट में 3 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल में हमारे पास 1 लाना चाहिए था और हम लोग क्या ला रहे हैं, 3 ला रहे हैं। अतः हमारी अवधारणा कौन से हम लोग माने हैं, कंट्राडिक्शन। अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो रूट 3 एक क्या होगा, परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। रूट 1 क्या हो जाएगा आपके पास, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। ये आपके पास क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये वीडियो कम से कम 1000 व्यू तक पहुंचाइए और चैनल को बोर्ड एग्जाम से पहले 1000 करने का प्रयास करिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए, संख्याओं में कौन शांत है, कौन अशांत है। मैं आपको बताया था शांत और अशांत की कंडीशन। आपको हमेशा क्या करना है, हर को देखना है। अगर आपका हर 2 और 5 है तो शांत होगा, और 2 5 नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 31 25 का गुणनखंड करते हैं। अगर उस गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 5 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25। तो आपके पास जो 5 की पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5। मतलब 5 के पावर 5। तो 31 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 5, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख सकते हैं। अगर कहीं भी 2 नहीं तो आप 2 अपने मन से लगा सकते हैं। तो 2 के पावर लिख देंगे 0, इसका मान कितना आता है, 1। तो आप वो, इसका मतलब ये जो दिया गया क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले समझिए कि जो शांत कैसे है ये, कि 2 के पावर m 5 के पावर n, उसके तो जैसा है। अगर इसमें 2 नहीं होगा, 2 अपने मन से आप लगा देंगे, और जिसमें 2 होगा और 5 नहीं होगा उसमें आप अपने मन से 5 लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2 जहाँ नहीं होगा वहाँ लगा देना है, और जहाँ 5 नहीं होगा वहाँ अपने मन से लगा देना है। इसलिए आपके पास दिए गए
जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो 31 25 जो दिया गया है और 2 के पावर n 5 के पावर n का एक रूप है, मतलब 31 और 25 आपके पास एक दशमलव शांत होगा। समझ में आया? मतलब इसका हम लोग प्रसार कर सकते हैं, ये शांत संख्या है। अब बात करते हैं 6/15 की। अगर इसको देखा जाए तो 3 से हम काट सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, चाहे डायरेक्ट छोटा मत करिए फिर भी आंसर आपका बनेगा ही। अगर वैसे देखेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको 15 3 5 दिख जाएगा, इसलिए वहाँ अशांत था। लेकिन जब इसको छोटा करेंगे 2 और 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी रूप का है, ठीक। तो आई होप आप समझे होंगे शांत किसे कहते हैं। जिसका 2 और 5 हर होगा वो क्या कहलाएगा, शांत। जिसका नहीं होगा, अशांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है, इस बार भी आने का चांस है। देखिए 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = कितना है, 2 है। तो मीन्स आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास 2x - 2y = क्या रखा है, 2। हमने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, या तो x को आप बराबर करिए तो y को बराबर करिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 में 3 से कर लेते हैं। देखिए 2 समीकरण नंबर 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर, वैसे में अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर आप समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देते तो बन जाता। मैं आपको ये सिंपल सिखाना चाहता हूँ कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चेंज करके। देखिए जैसे आप इससे 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यहाँ 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, 6 भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। घटा लेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे आप इसको घटाएंगे x से x, देखिए हमेशा क्या करना है, आपको सिंबल को एक्सचेंज करना है, अपोजिट लिखना है। जहाँ रहेगा माइनस वहाँ लिखेंगे प्लस, जहाँ रहेगा प्लस वहाँ लिखेंगे माइनस, तो कट जाएगा। ये भी दोनों प्लस हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। 14 से 14 कैंसिल, वाई का मान क्या आ जाएगा 1। जैसे वाई का मान 1 आएगा, हम लोग समीकरण नंबर 1 2 3 4 जो आप बनाते हैं उसमें भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जैसे ही वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे देन अपने पास एक नया रिजल्ट बनेगा। वो क्या वो क्या बनेगा, देखिए दिया आपके पास 2x - 2y = 2 है। तो यहाँ पे 2x - 2 × y की जगह 1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x = 2 + 2 मीन्स 4। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4/2। 2 से 2 काट देंगे, हो जाएगा कितना, x की वैल्यू 2। आप इसको चेक कर सकते हैं, x की जगह 1 रख के y की जगह 2 रख के। अगर दोनों का रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या करता है, बराबर आता है, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। देखिए द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के गुणनखंड कीजिए और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शून्यकों के गुणनखंडों के बीच में संबंध, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। x² + 7x + 10 आपको सिखाए थे पहले का, लास्ट में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितना आ जाएगा, 10। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 1 × 10 = 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 1 का 2। मतलब समझिए ध्यान से, आपको ऐसा गुणा करना है, गुणा करने पे 10 है लेकिन जोड़ने पे क्या है, 7 है। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और 5 2 क्या हो जाएगा 7। तो इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब x² + 2x को एक साथ ले लेंगे, 5x + 10 को एक साथ ले लेंगे। जैसे x² + 2x को एक साथ लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x + 2 बच जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, +5 कॉमन करेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, x + 2। देखिए दोनों अगर आपका गुणनखंड सही है तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी सेम सेम आएगी। तो x + 2 कॉमन हो गया, अगले वाले में क्या आ जाएगा, x + 5। तो x + 2 और x + 5 क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या होगा, क्या हो जाएगा आपके पास, शून्य हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, -2 और अगले x का मान क्या आ जाएगा, -5। तो अब यहाँ कह रहा है गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है और जांच करना है कि क्या ये सही है। तो आइए समझ लेते हैं कैसे सही है। आंसर तो यहाँ तक क्लियर है, अब आगे जांच करने के लिए भी बोल रहा है, तो सत्यता की जांच कीजिए। आइए समझ लेते हैं सत्यता की जांच कैसे करेंगे। जब इसका आप सत्यता की जांच करने जाएंगे तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अगर देखा जाए जांच करने के लिए,
तो एक मूल आपके पास कितना है, 1 है। एक मूल क्या है, तुलना करने पे ए का मान 1 है, बी का मान 7 है और सी का मान कितना है, 10 है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर यहाँ हम लोग देखें तो अल्फा का मान कितना है, -2, बीटा का मान -5 और ये बी बाई ए, बी का मान कितना है, 7/1। तो 7 बराबर क्या आ जाएगा, -7। मीन्स आपके पास पहला क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, मतलब पहला करेक्ट है। दूसरे को चेक कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। जब आप शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो वहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है -5, बराबर करेंगे सी मतलब 10/1। तो 5 दूनी 10, 10 बराबर 10, मतलब ये भी क्या है, सही है। मीन्स हमने ये चेक कर लिया, जांच कर लिया कि जो दिया गया बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की जो शून्यक है -2, -5 है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक की वैल्यू को निकाल के दूसरे में क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। ठीक है, तो दिया आपके पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुटअप कर देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से, अगर हम लोग समीकरण 2 से बात करें तो समीकरण 2 से x बराबर लिख सकते हैं 4 + y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो x बराबर 4 + y हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब इसी 3 का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। जैसे आप इसको 3 का मान 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, जरा समझिए। समीकरण 1 में रखने पर x का मान, ठीक, जब आप रखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे, 4 + y बराबर कितना, 14। मतलब x की जगह x प्लस वाई तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन x की जगह अब अपने पास क्या हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 + y तो ऑलरेडी था, बराबर क्या हो जाएगा, 14। अब एक एक कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना, 14। तो यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 4 मतलब 2y बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। 2 से काट देंगे 5, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। अब जैसे y का मान 5 आएगा, हम लोग इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो जैसे रखेंगे यहाँ पे तो x का मान क्या हो जाएगा, 9। ठीक, क्योंकि y की जगह 5 रखेंगे, 5 + 4 मीन्स कितना, 9। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुटअप करते हैं। तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने फिर से लाऊं। देखिए गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक और नीचे दे रखा है कि द्विघात समीकरण इतने का विभेद कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। चलिए दोनों को क्वेश्चन को समझते हैं और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण से लिए गए हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अगर देखा जाए तो पहले का तीसरे में गुणा करते हैं। ऐसा गुणा करें, गुणा करने पे 10 आए, घटाने पे 3 आए, तो 5 × 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 में 2 घटाएंगे 3। तो अपने पास गुणनखंड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस -2x इंटू x माइनस 10 बराबर 0। अब जैसे हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में x कॉमन है तो जाएगा, हम लोग कॉमन कर लेंगे, x ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x - 5। ठीक, यहाँ +2 कॉमन करेंगे, हो जाएगा x - 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर आपका गुणनखंड सही है तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x - 5 एक साथ ले लेंगे। अगले वाले में क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर क्या कर दिखा देंगे, 0। जब भी आप मूल दिखाते हैं तो दिखाना क्या पड़ेगा, 0। तो यदि x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अगर x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक,
अगर मैं उसी क्वेश्चन की अथवा वाले की बात करूं जिसमें लिखा है द्विघात समीकरण, ठीक, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए विविध कर किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए विविध कर का फार्मूला क्या होता है। विविध कर हमें बताता क्या है, दिया है क्या, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविध कर। विविध कर हमको बताता है मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है कि बराबर है, ठीक, प्राकृतिक बताता है। तो a का मान 2 है, b का मान -4 है और c का मान कितना है 3। हम लोग जानते हैं विविध कर d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। विविध कर का फार्मूला क्या हो जाता है आपको पता होना चाहिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। अगर d का मान ग्रेटर देन आया तो मूल वास्तविक होगा, लेस देन आया तो काल्पनिक होगा, अगर 0 आया तो बराबर होगा, ठीक है। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 त्याई, 4 दूनी 8 24, घटा लेंगे -8, -8 क्या हो गया, डी का मान ऋणात्मक आ गया, और ऋणात्मक का मतलब डी का मान छोटा हो गया। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक। तो आई होप आप समझे होंगे, अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो मूल कैसा हो जाएगा, वास्तविक ना होकर काल्पनिक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे अगला क्वेश्चन है वो लिया गया है मीनार से, ऊंचाई और दूरी से। भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की, ठीक है, मीनार हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। अब जैसे आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि भूमि के बिंदु से शिखर के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ बना लेंगे। अब भूमि से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, तो भूमि कहाँ होती है, हमेशा नीचे होगी। तो बिंदु P मान लेते हैं, और यहाँ से इतनी दूरी कितनी जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अगर मीटर में देगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, जो भी देगा वही लिख देंगे। तो PQR हो गया। हमको चाहिए क्या, हाइट। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे tan का फार्मूला, क्योंकि tan ही क्या बताता है हमको, हाइट बताता है, स्लोप बताता है, ठीक। और जिसको आप थीटा मानते हैं उसके सामने क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, सॉरी लंब बटा आधार होता है, क्योंकि लाल बट्टे का से हम लोग याद किए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, QR/PQ। तो अगर त्रिभुज में देखा जाए तो H/, आपके पास tan 30 हो जाएगा, और QR का मान है H और इसका मान कितना है 30, और tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो देखिए जैसे आप इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 30/3, रूट में 3 क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 30/3/3, 3 से 3 काट देंगे, हो जाएगा 10/3। तो आपके पास दिए गए क्वेश्चन का जो रिजल्ट बनेगा 10/3 बन जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, इस बार इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अर्धाई रूप से, अर्धाई मतलब अस्थायी रूप से, भूमि के एक बिंदु से, तो मतलब भूमि के साथ आपको बताना है जो भूमि का झुकाव वो 60 अंश पे है, और यह मानकर आपको करना है कि डोरी आपके पास ढील नहीं है, तो लंबाई बतानी है। तो देखिए 60 मीटर की ऊंचाई हो गई, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसकी 60 मीटर की ऊंचाई हो गई, अब सवाल में बोल रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के डोरी के साथ कितना कोण है, 60 अंश है। तो यहाँ पे जो हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, तो जो लटका हुआ बिंदु होगा या जिसको हम बोल सकते हैं डोर होगी, उसको हमको एकदम स्ट्रेट मानना है, सीधा मानना है। हमने बोला है कि अस्थायी रूप से आपको क्या करना है, सीधा मान लेना है। तो मान लेते हैं सीधा, ठीक है। तो अपने पास त्रिभुज बनेगा PQR। तो अगर PQR में देखें तो जो PQR है यहाँ पे ये 60 अंश है कोण, और जो दूरी दे रखा है वो 60 मीटर पे है। तो ये कड़ हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा।
तो अपने पास लंब और कर्ण में कौन सा संबंध बताता है? तो आधार बटा लंब तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे बताएगा साइन का वैल्यू। तो साइन 60 अंश हो जाएगा। तो 60 बटा यक्स बराबर साइन 60 अंश का मान कितना होगा? √3/2। अब हम लोग इसका तिरछा गुणा कर लेंगे। जैसे तिरछा गुणा करेंगे हो जाएगा 60 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास नीचे बच जाएगा, ऊपर बचेगा 120 कड़ी में 3 बटा 3। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 मतलब 40 कड़ी में 3। आपके पास क्या हो जाएगी? उस डोरी की लंबाई हो जाएगी। अगला फिर सवाल उसी से हम उठाए हैं। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसके नियत सिरे से दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर इसकी सिरा से भूमि 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करिए। मतलब जो सीढ़ी की लंबाई होगी बताना है। जरा समझिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके पास, मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास कोड नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? देखिए, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, हमने बता दिया दीवार हो गई, ये क्या हो गया आपके पास? सीढ़ी हो गई। इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पे है। ये दूरी कितनी है? 2.5। ठीक। तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये जो ऊपरी सिरा है आपके पास, जो यहाँ दिख रहा है ऊपरी सिरा, वो कितने मीटर की दूरी पे है? 6 मीटर की दूरी पे है। एक खिड़की है, 6 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुँचता है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। मतलब यहाँ हमको ये बताना है कि ये कण कितना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ से लगा सकते हैं। ये कण बताना है। अब इसमें कोई फार्मूले की आवश्यकता ही नहीं, मतलब कोड की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कण का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो अपने पास आधार कितना है? तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए, 2.5 का मतलब 25। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो आप लगा देंगे 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 46.25। जब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करना है करके चेक कर लीजिए। ठीक है। देखिए 36 तो ऐसे रहेगा, 6 6 6 12 3 42.25 होगा। और ये 42.25 किसका वर्ग है? ये देखिए वर्ग आपके पास है। देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 42.25। इसका मतलब ये आपके पास एक्स बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 42.25। तो ये आपके पास जो 42.25 है वो आपके पास है, वर्ग है 35 का। अगर देखा जाए तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं ना। जैसे आप ये आप नहीं आता तो आप उसको काट के निकाल लीजिए, पेड़ बना लीजिए 2 का। तो 6 का 36 हो जाएगा। 36 बार लेके जाएंगे, 6 बार 36 होगा। 12 में 6 कटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 2 5, 6 6 12 हो जाएगा 5, मतलब 65 का वर्ग है। ठीक है। 5 5 25। ठीक, 65 का वर्ग मतलब इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 6.5। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय क्या होती है और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। आप वहाँ पे मैं बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न आकृति में छायांकित क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। ABCD की भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। देखिए आपके पास 14 सेमी का एक वर्ग है। इसका आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। जो छायांकित किया गया, जो छायांकित नहीं किया गया उसका तो नहीं बताना है। तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो आपके पास दिया है
वर्ग की भुजा 14 सेमी है। अगर भाई 14 है तो हर जगह कितना होगा, 14 होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग वृत्त के बारे में देखें तो वृत्त का व्यास जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 7 सेमी का। क्यों? क्योंकि पूरी दूरी कितनी है, 14 है, तो 7 हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं ये कि आपके पास जो प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो भाई एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वृत्त के क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ ये लिख सकते थे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में हम लोग 4 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो जो छायांकित भाग बचेगा वही निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो 14 गुणे 14 लिख देंगे, माइनस 4, पाई का मान 22/7, और आप देख रहे हैं आर का मान 7/2 2 बार लिख देंगे। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और 154 मल्टीप्लाई करने पाएगा, घटा देंगे तो 42 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने क्वेश्चन को निकाला। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाइएगा और वहाँ पे देखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेमी 14 सेमी है और एक कोण दे रखा है आपके पास AOC बराबर कितना, 40 डिग्री। देखिए ये जो कोण दे रखा है 40 डिग्री, इसका कोण दे रखा है, और इसकी जो त्रिज्याएं हैं, सकेंद्रीय वृत्त कितने कहते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। अगर केंद्र एक ही है और त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो हम उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो दिया है कैपिटल आर का मान 14, स्मॉल आर का मान 7, और कोण दे रखा है कितना, 40 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न ये कहना चाहता है कि जो आपके पास आकृति दे रखी है उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े क्षेत्रफल या बड़े त्रिज्यखंड द्वारा बना क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब दोनों जब आप घटाएंगे तो बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल को घटाएंगे तो बचा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वही क्या कहलाएगा, छायांकित क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया था त्रिज्यखंड का फार्मूला θ/360 πr² माइनस θ/360 πr²। तो दोनों में जो कॉमन होगा θ/360 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। मतलब दोनों त्रिज्याओं के वर्ग को क्या करिए, घटा लीजिए। तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। और देन क्या करेंगे, आप इसको देन सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 0 0 आप काट सकते हैं। आप यहाँ जानते हैं A² माइनस B² का फॉर्मूला लग जाएगा, A + B और A - B होता है। मतलब 14 7 कितना हो जाएगा, 20। 14 7 20 नहीं था, 14 7 21 होता है, 21। ठीक है, एक बार क्या कर लेंगे, 14 + 7 कर लेंगे, 14 - 7 कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बचेगा 7 7 7 कट जाएगा, तो 22 गुणे कितना हो जाएगा, 21। और 22 गुणे 21 9 से काट देंगे, 3 से, 3 3 से 21, तो 154/3। 3 से ये कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, 154/3 सेमी का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा छायांकित भाग का। अगला जो क्वेश्चन है 2 अंकों वाली, देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ज्ञात कीजिए। मतलब 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। अथवा वाले भी क्वेश्चन में AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना 73 है। तो सबसे पहले समझते हैं 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी। 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली संख्या उसे विभाजित कर सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं को विभाजित कर सकता है, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो विभाजित कर सकती है। कह रहे हैं 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ना। तो देखिए 2 अंक की संख्या, 9 तो 1 अंक की संख्या है, तो ऐसे 99 तक जाएंगे तो 12 होगा, 15 होगा, ऐसे डाट डाट 99। तो A का मान हो गया 12, D का मान हो गया 3, N का मान हो गया 99। तो हम लोग जानते हैं T = A + N - 1 इंटू क्या होता है, D होता है। तो निकाल लेंगे नंबर आप टर्म कितने हैं। तो देखिए
एन का मान है 99 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस n-1 तो पता नहीं है, डी का मान कितना है 3। हम लोग क्या करेंगे 99 में पहले 3 12 घटा लेंगे क्योंकि इधर प्लस इधर आके क्या बन जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू कितना 3। चला समझिए 99 अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो बन जाएगा कितना 82, 87 हो जाएगा। 87 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू क्या कर लेंगे 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 3 27 तो हो जाएगा 30। मतलब इसके अंदर 30 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से क्या होगी विभाजित होंगी। अगर इसी का पार्ट 2 की बात की जाए, पार्ट 2 में देख रहे हैं कि अगर AP का मान 31वां है तो कह रहे हैं कि 11वां अगर 38 है तो 16वां क्या है 73 है। अथ वाला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अथ वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे T11 निकालेंगे और T16 निकालेंगे, देन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमने माना प्रथम पद A है, हमने जो मान लिया कि जो इसका जो प्रथम पद है वो कितना है A है और समांतर कितना है D है। तो दिया है 11वां पद 38 है, तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं T11 बराबर कितना 38 और T16 बराबर कितना आपके पास है 73 है। तो मुझे पता है जब हम लोग T-वां टर्म लिखते हैं तो एक पद घटा के लिखते हैं, तो हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू कितना 73। अब दोनों को 1 और 2 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। जैसे आप घटाएंगे समीकरण 1 व 2 को, ठीक, 1 और जब 2 को आप घटाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और यहाँ हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना आपके पास हो जाएगा 38। दोनों को घटाइए, जब इसको करेंगे माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5D। 5D बराबर यहाँ इसको घटाएंगे 13 से 5 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 6 मतलब 35। 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35। डी का मान क्या हो जाएगा 5। जैसे डी का मान 5 सत्ते 35 7 हो जाएगा, हम लोग 7 क्या करेंगे वैल्यू को पुटअप कर देंगे। A प्लस 10D इक्वल टू कितना 38 में तो हो जाएगा A प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। तो 38 माइनस 70 अपने पास क्या मिल जाएगा माइनस हो जाएगा 32। अब सवाल में कह रहा है कि हम लोग क्या चाहिए 31वां पद, तो हम लोग क्या करेंगे 31वां पद के लिए T31 निकालेंगे, मतलब A 31वां प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ये कहना चाहता है कि 31वां पद मतलब A प्लस 29वां 30वां पद निकालना पड़ेगा। तो A का मान कितना हो गया माइनस 32 है, प्लस करेंगे 30 गुणे डी का मान कितना निकाला 7, तो 210 में क्या करेंगे 32 घटा लेंगे। जैसे आप घटाएंगे आपके पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 2 घटाएंगे 8 बच जाएगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमने इस क्वेश्चन को पीछे करवाया है, अभी परसों के वीडियो में बताया था ये ऊपर वाला क्वेश्चन, नीचे वाला नहीं बताया था। तो एक बार फिर से बता देते हैं दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन होगा, पहला जो क्वेश्चन आपके साथ है दिख रहा होगा स्क्रीन पे 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। क्या करना है इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है आपको। फिर इसके बाद अथवा क्वेश्चन है उसको भी प्रूफ करना है। ठीक, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और हम प्रश्नावली 8.4 में इसको बताए थे, क्वेश्चन 5 ये था और इसको भी बताया गया है। आप क्या करेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके या फिर आप जैसे जाएंगे प्लेलिस्ट पे वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है। आप डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री की प्रूफ की सवाल मैथ बाय DRS के सर, तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो टाइम को लॉस नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या फ़ायदा है कई क्वेश्चन को बार बार करवाने से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 6 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इसको भी मैं करवाया हूँ, आप जाके देख लेंगे। ठीक, इन दोनों चीज़ों को, ये है प्रश्नावली 11.2 से। और ये वृत्त की रचना करनी भी मैं आपको बताया था कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर, ये भी बताया हुआ है। फिर अगला देखा जाए तो कह रहा है क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करिएगा। और ये दोनों ही आपके एग्जाम में कई बार आते हैं और अगर आप देखेंगे तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 बार आया है
कि प्रूफ करिए, ये वाला भी ये वाला भी। ठीक, अब इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज़रा समझिए, आपके पास जो गोले हैं वो 6 सेमी के हैं, 8 सेमी के हैं और इससे बड़े 10 सेमी के हैं। जब मैं इसको पिघला के बनाता हूँ तो एक बड़ा गोला बनता है, और इस गोले की त्रिज्या क्या होगी यही हमको पता नहीं है। तो देखिए हम लोग R1, R2, R3 मान लेते हैं, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। तो देखिए हमें पता है जो गोले की त्रिज्या होगी उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। त्रिज्या का मतलब क्या, एक प्रकार से कह सकते हैं सवाल में दिया है कि जो पहला गोला है उसकी त्रिज्या देखिए दे रखा है 6, दूसरा गोला है 8 और 10। ठीक, तो ज़रा यहाँ ये समझिए कि जब तीनों गोलों को अगर आप मिलाते हैं त्रिज्याओं को तब एक बड़ा गोला बनता है। मतलब जो बड़े गोले का क्षेत्रफल होगा वो तीनों गोलों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, यही ना कहना चाहता है। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया, सबका फार्मूला लिख दिया। पहले गोले के लिए R1 यूज किया है, दूसरे के लिए R2 और तीसरे के लिए R3 बराबर, और चौथे के लिए तो भाई R है ये है। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4/3 पाई। तो यहाँ क्या बच जाएगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब। देखिए 4/3 से 4/3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अब हमको क्या करना है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब करना है। ठीक है, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। 6 का क्यूब कर लेंगे 216, 8 का क्यूब 512 होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, अब जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये अगले R के क्यूब के बराबर आएगा। और जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे ये ऐड करेंगे 216 को और 512 प्लस 1000 को जब आप ऐड करेंगे तो अपने पास एक रिजल्ट बनेगा, और वो क्या बनेगा, 1728 का क्यूब। ठीक, 1728 मतलब 1728, और 1728 ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। इसका मतलब अपने पास जो नया जो गोला बनने वाला है वो कितने त्रिज्या का होगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी मैं सांख्यिकी का भी क्वेश्चन लाया हूँ। अभी देखिए 1 घंटा लमसम हो चुका है, तो जाइएगा मत, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। ठीक है, पहले क्या था, गोला था, इसको हमने पिघलाया और क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो ज़रा समझिए, अगर इसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है और जब मैं इसको पिघला के बनाया 6 सेमी त्रिज्या वाला बेलन, तो इसका मतलब उसकी हाइट तो कम हो गई होगी। ठीक, मान लेते हैं जो इसकी हाइट होगी h है और त्रिज्या कितनी, कैपिटल R। तो ज़रा समझिए सवाल में क्या कहना चाहता है कि इसकी जो त्रिज्या होगी इसकी हाइट की क्या होगी, बराबर होगी। भाई तभी तो बना पा रहा है, नहीं तो कैसे बना पाएगा। तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमारा यही कहना चाहता है कि जो गोले का आयतन होगा वह बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि मैं उसी गोले को पिघलाकर एक सिलेंडर के शेप में, मतलब बेलन के शेप में दे रहा हूँ। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, जबकि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई से पाई कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा, 4/3 R क्यूब बराबर, तो यहाँ से पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, H का मान। ठीक है, सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, 4/3, R का मान है 4.2, 3 बार रख देंगे, और 6 रख देंगे, सबको सॉल्व कर लेंगे देन। ठीक, 6 × 6 बराबर क्या लिख देंगे, H। अब देखिए कुछ कटा उसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और देखा जाए 3 से काटेंगे 3 12 कट जाएगा, 1.4, इसको भी काट देंगे 1.4। रिजल्ट जो रिजल्ट बनने वाला है वो कितना बन जाएगा, 1.4, 1.4, 1.4। मतलब जो H का मान आएगा वो अपने पास 1.4
गुड़े 1.4, मतलब दो दो का करते हैं तो 1.96 बन जाएगा। 14 का और गुणा कर लेंगे उसमें। भाई देखिए 14 गुणे 14 कितना होता है, 196 होता है। तो आप तीनों के एक साथ कर लीजिए, चाहे अलग अलग कर लीजिए, आपके पास जो आंसर बनेगा वो 2.744 बन जाएगा। अभी हमारे पास दो और क्वेश्चन है, जरा उसको भी समझिएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो बहुलक से लिया गया है। आपके पास कुछ डेटा दे रखे हैं कि बहुलक का जीवन काल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बताना है जीवन काल घंटों में और बारंबारता है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, आपको बहुलक निकालने के लिए आपके पास F0 और F0 होना चाहिए। देखिए बहुलक क्या होता है, ऐसा आंकड़ा जिसमें उसकी संख्या का मान अधिकतम हो या बार बार संख्या रिपीट करती हो, उसे बोलते हैं बहुलक। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 61 है। तो ये हो जाएगा F1, इसके बाद F2, इसके पहले क्या होता है F0। मैं आपको बताया था याद करने का तरीका, 0 1 2। ठीक, तो देखिए अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दे रखा है ये तो कहलाएगा बहुलक। बहुलक का जो अंतराल है इसी में आएगा। तो L का मान हो जाएगा 60 से 80 के बीच। अब हम लोग क्या करेंगे, H का मान 20 है क्योंकि इसका अंतर कितने का है, 20 20 का है। और बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 H अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। सबकी वैल्यू को रखिए, देन सॉल्व करिए, आप रिजल्ट लाइए। 60 प्लस 61 माइनस 61 माइनस F0 कितना आपके पास है, 52। F0 कितना था आपके पास, 52 38। तो F1 का मान दुगना कर देंगे, 38 माइनस F2। ठीक है, यहाँ F2 था, 38 रहेगा। गलती से बोल दिए थे। देन सॉल्व कर लेंगे इसको, आपको 60 प्लस 61 में घटाएंगे 38 को और गुणे 20 करेंगे और नीचे भी घटा लेंगे। जब आप इसको घटाएंगे हो जाएगा 23 गुणे 20 बटा, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटाएंगे। ठीक है, 122 माइनस हो जाएगा 90। इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 23 गुणे 20 बटा, यह हो जाएगा 16 से इसको काट देंगे 4 से। फिर जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपके पास 16, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 चौका 16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 60 प्लस आपके पास बचेगा 92 बटा 2 8। तो इसको भी काट देते हैं 4 से, 4 दूनी 8, लमसम जाएगा 8 का 8, 8 का 8, हाँ लगभग 11.5 बचेगा। तो जोड़ देंगे तो 71.5 क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित का बताना है, क्या माध्य बताना है, क्या बताना है, माध्य बताना है। सबसे पहले जब भी आपके एग्ज़ाम में देखिए, हम उस चैप्टर को लाए थे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आप लास्ट तक देखें और आप ज़रूर बताइएगा वीडियो में कि आपको ये वीडियो मेरे आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके एक एक कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए तत्पर रहता हूँ। आइए समझते हैं जो जो दे रखा है। सबसे पहले जो आपके पास दैनिक व्यय है उसको वर्ग अंतराल में लिखिए, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स इंटू एक्स आई, मतलब बारंबारता का गुणा कर लेते हैं जो हम लोग एक्स निकालते हैं। वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ऐसे टोटल कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखा है 4 5 12 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन दोनों डेटा को जोड़ते हैं, जोड़ के बाई 2 करते हैं, वो क्या आता है आपके पास, एक्स आता है। तो आ जाएगा 125। अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब सभी को आप समझिए, सभी की वैल्यू को जोड़ेंगे और बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक, तो आ जाएगा 175। फिर जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे, आ जाएगा 225। फिर जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे 275। फिर 2 जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे 325 आ जाएगा। अब देन क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, एफ इंटू एक्स।
तो 125 का गुणा 4 में करेंगे आ जाएगा 500। 5 का गुणा 175 में करेंगे तो अपने पास जो बनेगा 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 का 5 मतलब 875। 12 से कर लेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और ये 27 हो जाएगा। इसका कर लेंगे, 2 पंचे 10, 14, 2 दूनी 4, 1 5 मतलब हो जाएगा 500, 550। ठीक है, इसका कर लेंगे, 2 दूनी 4, हाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। दोनों क्या कर लेना, अब ऐड कर लेना है। ठीक, इस वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर लेना है। और सवाल में रखा है 25 आएगा, ऐड करके देखिए 25 आएगा। ठीक, तो 5 4 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 12 25, 25 जोड़ लेंगे और इसको। ठीक, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जोड़ने के बाद 0 5 है और यहाँ 7 है। ठीक, देन आप टोटल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब टोटल ऐड करेंगे तो अपने पास बन जाएगा कितना, अलग से आप इसको ऐड कर लीजिए, मैं तो ऐड कर देता हूँ। यहाँ देखिए ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आ जाएगा 52 और 75। और माध्य क्या होता है, समेसन एफ एक्स आई बटा समेसन एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 52 75 बटा 25। ठीक, ये प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट लगाया गया है। ठीक है, 52 75 बटा क्या लगा लेंगे 25 और 25 से काट देंगे इसको, आपके पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 211। ठीक, 211 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।